स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल बजट प्रस्तुत किया गया और आप जानते हैं दशकों से भारत के बजट का मतलब रहा ठोस संपत्तियां। हमने अपनी प्रगति को स्टील के उत्पादन, कोलतार की सड़कों और अनाज की बोरियों से मापा, अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कमोडिटीज के बेस पर मापा। लेकिन बजट 2026 एक वैचारिक बदलाव करता है, एक पैराडाइम शिफ्ट करता है। यह बजट सिर्फ एक बैलेंस शीट नहीं है, वास्तव में यह इंटेंजिबल इकोनॉमी यानी अमूर्त अर्थव्यवस्था का एक घोषणा पत्र भी है। इसके पीछे एक शब्द है, ऑरेंज इकोनॉमी, एक कड़वा सच और एक साहसी स्वीकारोक्ति जो यह बजट करता है। और वह स्वीकारोक्ति है कि ऑटोमेशन के इस दौर में, इस युग में मानवीय श्रम का सबसे सुरक्षित पनाहगार है क्रिएटिविटी यानी आपकी रचनात्मकता। आपने वित्त मंत्री के हाथ में 2 मिलियन जॉब्स बाय 2030 का प्ले कार्ड देखा होगा। वहां से यह संदेश बहुत साफ है कि भारत का अगला अरबों डॉलर का निर्यात जहाजों से नहीं होगा बल्कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, और आज का विश्लेषण भी यही है कि क्या अब भारत एक क्रिएटिव सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है या फिर यह भी सिर्फ एक डिजिटल मृग तृष्णा साबित होगी। आज इस नई आर्थिक कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। यह एक प्रकार से समझिए तो कल्पना का मुद्रीकरण है, यह मोनेटाइजेशन ऑफ इमेजिनेशन है। यह वह चौराहा है जहां पर संस्कृति की सॉफ्ट पावर और मार्केट की हार्ड रियलिटीज एक दूसरे से मिलती हैं। यह वह अर्थव्यवस्था है जहां बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक नया कच्चा तेल की तरह काम करती है। इसमें शामिल होते हैं IVGC और XR यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी। ये वो टेक्नो क्रिएटिव्स हैं जो कल के डिजिटल संसारों यानी मेटावर्स और इमर्सिव स्टोरीज के वास्तुकार बनेंगे, क्रिएटर्स बनेंगे। देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत दुनिया के बैक ऑफिस की तरह काम करता रहा है। हॉलीवुड के VFX हो या सिलिकॉन वैली के कोड्स, उन कोड्स के पीछे, उन सिलिकॉन वैली के VFX के पीछे हमेशा भारतीय दिमाग रहता था। ऑरेंज इकोनॉमी भारत को उस पहचान से बाहर निकालने का संकल्प है जहां पर प्रोसेस बेस्ड आउटसोर्सिंग से बाहर हटकर हम प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, बजट 2026 एक रचनात्मक क्षेत्र को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के तौर पर स्थापित करता है। सरकार ने एक गहरी आर्थिक विसंगति को पहचाना है, वह है जॉबलेस ग्रोथ का मामला, जो हम बार बार सुनते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ होती है। यहां पर क्रिएटिव अगर हम देखें आज के दौर में हो क्या रहा है, आज के दौर में अगर हम देखें तो मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं और AI के आने के बाद यह प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। लेकिन क्रिएटिव इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इंसानी दिमागों के साथ यह आगे बढ़ती है। और इस पूरी नीति परिवर्तन को अगर हम देखें, भारत सरकार का जो स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी शिफ्ट है, अगर इसको देखें तो यहां पर 3 स्तंभ मिलते हैं हमें। पहला स्तंभ है मान्यता का। देखिए, क्रिएटिव इंडस्ट्री अब शौक नहीं है, यह एक औपचारिक आर्थिक गतिविधि के तौर पर स्थापित हो चुकी है जिसे आसान लोन, क्रेडिट और संस्थागत समर्थन चाहिए। और भारत सरकार ने बजट में इसके लिए सबसे पहले प्रावधान करना शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा, निर्यात की दृष्टि से इसे देखा जा रहा है बजट के द्वारा, जिसमें डिजिटल कंटेंट को सर्विस एक्सपोर्ट के रूप में आगे विजुअलाइज किया जाएगा, क्योंकि आज सीमाएं कंटेंट को नहीं रोकती और यह बहुत बड़ा एक क्रिएटर इकोनॉमी का सकारात्मक पक्ष है। तीसरा, टैलेंट पाइपलाइन का पिलर है जो यह बताता है कि क्रिएटिव इकोनॉमी आज के औद्योगिक युग में शिक्षा से केवल नहीं बनती है, इसके लिए सोच, सौंदर्य बोध और तकनीकी तीनों के इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। अब अगर हम इस कल्पना के बुनियादी ढांचे को भारत सरकार बजट में कैसे विकास करने जा रही है उसको देखें तो भारत सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में इसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। इकोसिस्टम जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कंप्यूटर लगाने की योजना नहीं है, एक
क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहां पर सोच का बुनियादी ढांचा तैयार करने की कोशिश की जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या होगा, जो डिजिटल एस्थेटिक डिवाइड है उसको पाटा जाए किसी भी तरीके से, चाहे झांसी हो या अल्जुप्पा हो। यहां के छात्र वही टूल्स और वही एक्सपोजर्स पाएं जो किसी ग्लोबल क्रिएटिव हब में बनते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, ऑरेंज इकोनॉमी में पोर्टफोलियो ही आपके लिए एक नई डिग्री का काम करेगा। ये लैब्स ऐसी जगहें होंगी जो छात्रों को नौकरी नहीं ढूंढने के लिए तैयार करेंगी, बल्कि एक स्टूडियो, एक आइडिया को जन्म देने के लिए तैयार करेंगी। और यह भारत सरकार का बड़ा विजन है। और अब आते हैं उस 20 लाख नौकरियों वाले मामले पर, जहां पर कहा गया कि 20 लाख की नौकरियों का सृजन होगा 2030 तक। यह सुनने में बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या यह यथार्थवादी है? तो सच्चाई समझिएगा। सच्चाई यह है कि क्रिएटिव इकोनॉमी एक मेरिटोक्रेटिक पिरामिड होता है। यहां पर फैक्ट्री की असेंबली लाइन काम नहीं करती है, यहां पावर लॉ काम करता है। और कुछ असाधारण क्रिएटर्स असाधारण वैल्यू पैदा करते हैं, जबकि औसत लोग संघर्ष करते रहते हैं। यहां पर नौकरियां पारंपरिक 9 से 5 वाली नहीं होंगी। वास्तव में यहां पर कुछ अलग तरीके से विशिष्ट नौकरियां होंगी, जैसे कि हाइपर स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट होंगे, लाइटनिंग आर्टिस्ट होंगे, नैरेटिव डिजाइनर्स होंगे, इमर्सिव एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्चर्स होंगे और गेम एनवायरनमेंट क्रिएटर्स होंगे। तो आप सोचिए, एक गेम डिजाइनर, एक नैरेटिव डिजाइनर, इमर्सिव अनुभवों के आर्किटेक्ट होंगे। तो एआई और मानवीय संवेदनाओं के बीच में सेतु क्रिएट करने वाले लोग होंगे। असल में सवाल यह नहीं है कि क्या हम 20 लाख डिग्री धारक बना पाएंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम 20 लाख बाजार सक्षम पेशेवर प्रोफेशनल्स बना पाएंगे कि नहीं। और यह नीति की सफलता क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर डिपेंड करेगी। लेकिन सरकार ने कहा है कि 2030 तक ये 20 लाख नए जॉब क्रिएट करने की पोजीशन में होगा। और ये जॉब का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, यह बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम देखें तो क्या यह भारतीय केवल सोच है? नहीं, इसका एक बड़ा एक्सपीरियंस है हमारे पास। कोरिया, साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया ने क्या किया? साउथ कोरिया ने, अगर आप साउथ कोरिया को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर हेल्युलू वेव चलती है, वेव चली, जिसने साउथ कोरिया के ड्रामा और के पॉप को नेशनल स्ट्रेटेजी बनाया। उन्होंने रातों रात सांस्कृतिक महाशक्ति अपने आप को नहीं बना पाया। उनकी दशकों की रणनीति थी कि जहां संस्कृति को आर्थिक हथियार की तरह स्थापित किया गया। हर सांस्कृतिक निर्यात एक प्रकार से उत्पादों की, बाजार उत्पादों की मांग भी बढ़ाता है। आप देखते होंगे उनके म्यूजिक वीडियो से बाई प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में कितने डिमांड में आ जाते हैं। और भारत की बढ़त यहां पर कोरिया से काफी ज्यादा है। भारत के पास एज है, और एज क्या है? कोरिया की आबादी बहुत सीमित है, भारत के पास सभ्यतागत गहराई भी बहुत है। तो भारत के पास एक वैश्विक डायस्पोरा भी है। तो अगर हम देखें तो बजट 2026 अपनी भारतीय संस्कृति को आर्थिक रणनीति में बदलने की प्रेरणा साउथ कोरिया की सफलता से ले रहा है। तो यह एक बड़ा परिवर्तन है हमारी नीति में। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कई सारी चुनौतियां और रेड फ्लैग्स भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले, हर पुनर्जागरण कुछ ना कुछ जोखिम लेकर आता है। पहला है एआई का डिसरप्शन, यानी कि अगर प्रशिक्षण पुराने कौशल सिखाएगा भारत में तो वे शुरू होने से पहले ही अप्रासंगिक हो जाएंगे। हमें अपडेटेड टेक्निक्स सिखानी होंगी। दूसरा, बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है। जब तक क्रिएटर का मालिकाना हक सुरक्षित नहीं होगा, तब तक वे केवल प्लेटफॉर्म्स के एक तरीके के नए एज के स्लेव्स होंगे, नए एज के एम्प्लॉयज होंगे। प्लेटफॉर्म के पास ही सारी दौलत जाया करेगी। तीसरा, रचनात्मक स्वतंत्रता भी हमें देनी होगी। वैश्विक स्तर पर कंटेंट उकसावे और स्वतंत्र सोच से जन्म लेता है। क्या हमारा वातावरण इस प्रकार के रचनात्मक स्वतंत्रता देने की अलाउ करेगा या दे पाएगा? यह एक बड़ी चुनौती होगी भारत के लिए। और चौथा, हमारे पास अवास्तविक अपेक्षाएं ना आ जाएं। हर युवा क्रिएटर नहीं बन सकेगा, यह ध्यान देना पड़ेगा। इस इकोनॉमी को यथार्थवादी करियर मार्गदर्शन भी चाहिए। इसके पीछे आंख बंद करके भागना बहुत मुश्किल क्रिएट करेगा, क्योंकि यह बीए और बीकॉम की डिग्री नहीं होने जा रही है। तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, यह नए भारतीय सपने का एक प्रस्तावना है।
75 साल तक हमारे देश का संदेश था पढ़ो लिखो, मशीन का पुर्जा बनो, प्रोडक्टिव बनो, नौकरी करो। लेकिन आज संदेश बदल रहा है। आज के बजट का संदेश दे रहा है सपने देखो और उस सपने के चारों ओर मशीन खड़ी करो। तो ऑरेंज इकोनॉमी संसाधनों की कमी से विकास को आजाद करने का एक बड़ा कदम है, एक नया प्रयास है। क्योंकि मानवीय कल्पना की कोई सीमा नहीं होती और अगर यह सफल होता है, यह प्रयास सफल होता है, तो भारत सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस नहीं बना रहेगा, बल्कि भारत बनेगा दुनिया का चीफ स्टोरी टेलर, डेवलपमेंट स्टोरी टेलर। प्ले कार्ड पर 20 लाख नौकरियां जब आप देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, यह नौकरियां नहीं, 20 लाख नई संभावनाओं के जन्म की बात की जा रही है। आप भी अपने विचार इस संबंध में सकारात्मक हो या नकारात्मक हो अवश्य दीजिएगा, क्योंकि हमें भविष्य की ओर देखता हुआ बजट का यह पोर्शन आज डिस्कस करना था और मैंने आपसे डिस्कस किया। आप अपने विचार अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 या 2028 को टारगेट करते हुए, हमारा हिंदी माध्यम का बैच, हालांकि हमारे यहाँ बैचेस हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है फरवरी का, जिस बैच में आपको एडमिशन लेना है 7 फरवरी तक आप एडमिशन ले सकते हैं और इसके बाद आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, मेंटोरशिप दी जाएगी, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं इसके साथ आपको अवेलेबल होंगी। महत्वपूर्ण यह है कि इन सारी डिटेल्स को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। ये बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस 24,999 होगी और कोड आपको पीके लाइव इस्तेमाल करना होगा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं और स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, सही समय है, शुरुआत कीजिए, ज्वाइन कीजिए स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।